वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स एनालिसिस में। अगला जो आपका सेशन है, ध्यान देना, ये पोइट्री सेशन का। पोइट्री सेशन में ध्यान देना, क्लास ट्वेल्थ में केवल 5 ही पोएम्स हैं और 5 पोएम बहुत ही धुआंधार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अनिवार्य है। कहने का अर्थ ये है कि 5 पोएम काफ़ी सिलेक्टेड है और हर साल के लिए इम्पोर्टेड है। तो पाँचों के 5 पोएम हम जानेंगे। तो इसका एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज लेके आया हूँ कि प्रत्येक पोएम के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर लाया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, इसमें पोयम के जो मेन स्टेंजा है, लाइन्स है, उपमा अलंकार विभक्ति है, मेटाफोर है, तो इनमें क्या क्या चीज होता है, किस तरीके से बनाया गया। और पांचों के पांच बहुत इंपॉर्टेंट कविता है। ये कविता ध्यान देना, इंडियन पोएम है, ब्रिटिश पोएम है, अमेरिकन पोएट है। तो सारा चीज़ों का ये मिश्रण है। 5 पोएम में आपको हर कविता में कुछ अलग ही मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कविताओं के एमसीक्यू क्वेश्चन पे। एक एक नंबर के काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा VVIM, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, और ये आपके पोइट्री सेक्शन है क्लास 12 के लिए। स्टूडेंट ध्यान देना, जरूरी है सारे। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। और जो छात्र नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, कमेंट कीजिए। और लिटरेचर, ध्यान दें, लिटरेचर पे समय देना पड़ेगा। इसको हो जाने के बाद फिर दोनों बुक्स के एमसीक्यू करेंगे। उसके बाद हम ग्रामर, फिर राइटिंग स्किल वगैरह हम शुरू कर देंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, सही प्लेटफॉर्म पे है, सब्सक्राइब करते रहिए और चैप्टर का आनंद ले लीजिए। तो सबसे पहले ध्यान देना, जो पोएम है, एट फर्स्ट यू हैव टू लुक एट द बोर्ड। सबसे पहले आपको ध्यान देना कि पहला आपका जो पोएम है, माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 मतलब 66 वर्ष की आयु की मेरी दादी माँ। और इनके जो कवि है, कवित्री है, कमला दास। तो एक चीज़ मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमूव योर कन्फ्यूज़न। यदि पुरुष है, क्या आता है, यदि पुरुष वर्ग के पोयम है और पोएट है, कवि महोदय, तो उनके लिए क्या लगता है, पोएट। क्या लगता है, पोएट, कवि। और यदि महिला में है, कवि है, किस में है, महिला में है। तो कुल मिला के ध्यान देना, ये जो चीज आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ कवि और कवियत्री की बात हो रहा है। कवि और कवियत्री की बात हो रहा है। तो पुरुष वर्ग को बोलेंगे पोएट और महिला वर्ग को बोलेंगे पोएटिस। क्या बोलेंगे, पोएटिस। लेकिन सिलेबस में पोएट पोएटिस का कुछ रखा ही नहीं, लेकिन हमको समझना है ना, इस चीज का ध्यान रखिए। तो पहला क्वेश्चन ध्यान देना, माई मदर 66। थोड़ा सा इसको मैं बताना चाहूंगा। इस कविता में ध्यान देना, कविता में कमला दास, ये इंडियन पोएम्स हैं, बहुत जानी मानी कवियत्री हैं। तो इन्होंने इस कविता में अपनी माँ के बारे में, अपनी बूढ़ी माँ की दशा के बारे में, उनके शारीरिक दशा के बारे में, उनकी आयु पर, यहाँ तक कि शरद ऋतु चंद्रमा की तुलना पर, ठीक है, की तुलना अपनी माँ से किया है। तो इस कहानी में कवित्री अपने माँ से अलग होने जाती है और कोचिन नाम का एक हवाई अड्डा होता है, वहाँ जाती है। तो वहाँ से उस माँ के, वहाँ पर जा करके उसकी माँ से उसको जो अलग होना, जो विदाई या सेपरेशन की जो स्थिति है, ये कवित्री के मन में घर आ गया। तो उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी, शरीर पीले पड़ रहे थे। तो पीले का तुलना कवित्री ने यहाँ पर यह दर्शा दिया कि जिस प्रकार ठंड के टाइम, शरद ऋतु के शाम के समय जब सूर्य अस्त होने लगता है, तो चारों तरफ जो पीला लालिमा होती है, उसी की तुलना अपने माँ के शरीर से किया है। तो कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है, ठीक है, कविता में। तो उसी को दिखाया गया है। तो जैसे कि कविता में, और जब ध्यान देना, जब अपनी माँ को कार में बैठा के ले जा रही थी, तो उसमें माँ क्या है, ऊग रही थी, मुंह खुला था, मुंह खुला रहा था, कार में बैठ के ऊग रही थी, मतलब खर्राटे लगा रही थी। जिस प्रकार सामान्यतः देखते, कवित्री अपनी माँ के बगल में बैठी थी, ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे। तो ड्राइवर गाड़ी चला रहे तो चारों तरफ खिड़की से जब देख रहे तो ऐसा लग रहा था कि कार अपने जगह पर है, अपने जो खिड़की के बाहर जो घर, जंगल या छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता। कार अपनी गतिमान में था, लोग अपने जगह पर व्यवस्थित था। तो जा तो ये ध्यान देना, छोटे छोटे पेड़ पौधे मिले, उसकी तुलना किया गया है। और घर से निकल तो ये जो बच्चे खुश होकर दौड़ रहे, तो उसके भी यहाँ पर क्या है, कंपोज किया गया है। तो बहुत ही जाने माने कविता है। तो इसमें ध्यान देना, इसमें आपको एक चीज ध्यान देना, इसमें इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को, पैटर्न को ध्यान देना। क्वेश्चन और सारे सिलेक्टेड है, एग्जाम बेस्ड, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है, ध्यान देना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कह रहा पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द पोएट्स मेन फियर व्हाइल लुकिंग एट हर मदर।
कि यहाँ पोएट्स का मतलब कवि कवित्र मान लो, तो कह रहा है कि कवि का अपनी माँ की तरफ जब वो देख रही थी तो उनका क्या कौन सा डर सता रहे थे। तो कह रहा पहला क्या, गरीबी का, या सेपरेशन एंड डेथ की, जुदाई और मृत्यु का, लोनलीनेस एकांत का, और इलनेस का, बीमारी का। तो थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिए कविता में, व्हाट वाज द पोएट्स मेन फियर वाइल लुकिंग एट हर मदर, की अपनी माँ की तरफ वो जब देख रही थी तो कौन सा डर सता रही थी। क्यों? क्योंकि उसकी माँ, ध्यान देना यहाँ देखा जाए लगभग लगभग ठीक है, एक को छोड़ करके तीनों सही, बट उस तीनों में हमको वेस्ट चूज करना है। अब क्या है, उसकी माँ तो बीमार थी, अकेला भी थी, सेपरेशन एंड डेथ, तो उसकी, ध्यान देना, उसकी माँ का जो यहाँ यदि देखा जाए कि सोच रही थी कि कहीं यदि मैं अलग हो जाऊँ, माँ मर ना जाए, एकांत है, इलनेस, तो इसका सही जवाब है लोनलीनेस। सही जवाब क्या है इसमें? लोनलीनेस स्टूडेंट्स। तो इसको ध्यान देना पड़ेगा कि उसकी माँ एकांत मतलब अकेला रह रही थी। तो इस प्रकार, और ध्यान देना स्टूडेंट्स, यदि आप जब इस वीडियो को जब देख रहे हैं या देखेंगे तो इसको नोट्स बनाते हुए चलिए। इसमें वही सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है, वेयर वॉज द पोएट गोइंग वेन शी ऑब्जर्व्ड हर मदर, कि कवित्री या कवि कहाँ जा रहे थे, और कब, वैन शी ऑब्जर्व हर मदर, और अपने माँ की तरफ उसने कब ध्यान दिया। तो कहाँ जा रही थी, क्या घर जा रही थी, ऑफिस जा रही थी, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल। तो इसमें क्या है, यहाँ पर एयरपोर्ट की बात की, कोचिन, कोचिन दाना, COCHIN, कोचिन एयरपोर्ट, कोचिन एयरपोर्ट में कवित्री क्या कर रही थी, जा रही थी अपनी माँ को लेकर के, क्योंकि उसको वहाँ से निकलना था। तो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपका है, अगला नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ इज द मदर्स फेस डिस्क्राइब्ड, की माँ की चेहरे की तुलना किस प्रकार, या माँ के चेहरे का वर्णन किस प्रकार किया गया है। तो कह रहा है ब्राइट एंड हैप्पी, ब्राइट एंड हैप्पी का मतलब खुश मिजाज, पेल एंड फायरलेस कि पीला और लाइफलेस का मतलब मृत्यु के समान, एंग्री क्रोधित, स्माइलिंग मुस्कुराना नहीं। तो ना तो ये आपका चमकीला होगा, ना एंग्री होगा, ना स्माइलिंग। माँ की जो चेहरा की तुलना पीला और लाइफलेस, मृत्यु के समान पूरा दिखाया गया है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, पोयम में ध्यान देना, पोयम का जो भी नंबर है उसको फिक्स करके लिखिए। 10 नंबर का पोयम है तो 10 नंबर के पोयम को पूरा एकदम फिक्स करके लिख दीजिए, 10 नंबर कम नहीं होता है। पेपर में ध्यान देना, स्टैंजा वाइज भी होता है, क्वेश्चन आंसर भी होता है, MCQ भी है। तो आपको 10 नंबर कम नहीं होता, 10 नंबर में बहुत सारा परसेंटेज होते हैं, आपके टॉपर रैंक 1 में आ सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं, जो स्टूडेंट इंग्लिश में इस चैनल के माध्यम से, ध्यान देना, जो 100 × 98 99 लाएंगे, उसका डेफिनेटली अगली क्लासेस, दोनों क्लासेस पूरी तरह से फ्री और बहुत कुछ दिया जाएगा मेरे तरफ से। ये इस मैथमेटिक चैनल का वादा है और मेरे माध्यम से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट सीन आउटसाइड कंट्रास्ट विद द मदर्स कंडीशन, कर कौन कौन सी चीजें हैं जो बाहर की चीजों से विरोधाभास करती है माँ की दशाओं कर। तो यहाँ थोड़ा सा जैसे कि प्रकृति के बारे में बात करेंगे कि माँ की जो चेहरे, माँ की जो दशा, डार्क नाइट, अंधेरे रात की, यंग चिल्ड्रन प्लेइंग, छोटे छोटे बच्चे जो खेल रहे थे, एम्पेटी रोड, खाली सड़क था, साइलेंट ट्रीज जो पेड़ चुपचाप थे। तो कह रहा है व्हाट सीन, कौन कौन से चीज, व्हाट सीन माने कौन से वो दृश्य, आउटसाइड कंट्रास्ट विद द मदर्स कंडीशन, माँ की। तो यहाँ माँ की, ध्यान देना, माँ की शरीर, यहाँ पर माँ की जो हेल्थ है वो पूरी तरह से क्या था, चुपचाप था, पूरी तरह से खाली था। तो यहाँ कह रहा है तुलना किससे किया जाए, तो माँ की जो कंडीशन, जो कंट्रास्ट है, माँ चुपचाप था लेकिन बच्चे खेल रहे थे, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, वाई डज द पोएट स्माइल एंड एट द एंड। तो कह रहे कवि अंत में क्यों मुस्कुराती है, कवित्री क्यों मुस्कुराती है, टू हाइड हर पेन, अपनी दर्द को छिपाने के लिए, आउट ऑफ जॉय, खुशी से, ग्रीट चिल्ड्रन, इस प्रकार बच्चों को सत्कार करते हैं, टू फॉरगेट मेमोरीज, भूलने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान देना, अपनी दर्द को छुपाने के लिए, अपने दर्द को छुपाने के लिए, ताकि ठीक है माँ को पता ना चले। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका है,
ये अगला क्वेश्चन है ना, प्रत्येक क्वेश्चन से पांच पांच इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू लिया गया है, उसी का आनंद ले लीजिए। अगला है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट जो पोयम है, ध्यान देना, पब्लो नेरुडा का। तो इस कहानी में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। इस कहानी में कवि महोदय ने ये दिखा दिया कि हम केवल, ध्यान देना, हम केवल 12 तक गिनेंगे। कहाँ तक गिनेंगे? हम केवल 12 तक गिनेंगे और उसके बाद क्या हो जाएंगे? चुप हो जाएंगे। क्या रह जाएंगे? चुप हो जाएंगे। ठीक, क्वाइट हो जाएंगे। तो कह रहा है कि हम सिर्फ 12 तक गिनेंगे और चुप हो जाएंगे। तो कहानी में थोड़ा सा मैं ध्यान दूं, इस कहानी में ये दर्शाया गया है कि कवि चाहता है कि हम लोग जैसे प्रतिदिन की तरह रोज कामकाज बिजी होता, तो एक क्षण निकाले कि सब लोग मिल करके शांत रहें। और शांत जब रहेंगे तो धरती प्राकृतिक पर काफी आपका सकारात्मक प्रभाव रहेगा। जिस प्रकार लॉकडाउन एक दिन का लगा था, प्रदूषण, हर चीज कमी था, हर चीज कमी था पृथ्वी पर, धरती पर बहुत सारे चीज सामान्य हो गए थे, एकदम सकारात्मक हो गए। तो कवि महोदय चाहता है कि हम लोग सब शांत रहें, चुपचाप रहें और उस क्षण का आनंद लें, इसमें सुकून हो, अनुशासन हो। इस चीज को दिखाया गया। तो 12 तक गिनने से ये दर्शा रहा है कि जिस प्रकार सोमवार से शनिवार तक विद्यालय में चहचहाट होता है, संडे को एक दिन शांत रहता है, तो चाहते हैं, कवि चाहते हैं हमसे कि हम लोग 12 तक गिने और क्या, चुप रहें। और इसमें यह भी दिखाया गया किस प्रकार जंगलों का, वन्य पशुओं का, या झील में जिस प्रकार मछलियों का, ये प्राकृतिक चीजों का जो विनाश किया जा रहा है, प्राकृतिक चीजों पर प्रहार किया जा रहा है, पेड़ काटे जा रहा है, युद्ध अभ्यास में जो बम के गोले गिराए जा रहे हैं, तो ये सब के अशुभ के संकेत। इस प्रकार कोई भी गतिविधि ना हो, एक टाइम के लिए सब क्या, चुप रहे, चुप रहे, शांत रहे और प्रकृति को एक अच्छी दिशा में ले जाए। तो कवि सिर्फ यही निवेदन करते हैं हम पाठकों से। तो कह रहा है व्हाट डज द पोएट आस्क एवरीवन टू काउंट टिल। तो कह रहा है कवि महोदय सबसे क्या गिनने के लिए चाहता है? 5, 10, 12 या 20। तो ध्यान देना, यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है कि 12 तक गिने और सब चुप रहे। नेक्स्ट अगला पॉइंट होता है, नेक्स्ट, व्हाट ह्यूमन एक्टिविटी, व्हाट ह्यूमन एक्टिविटी शुड स्टॉप ड्यूरिंग साइलेंस। तो कह रहा है कौन सी क्रियाकलाप, मानव क्रियाकलाप करना चाहिए शांत रहने के दौरान। ठीक है, शांत रहने के, तो व्हाट ह्यूमन एक्टिविटी शुड स्टॉप ड्यूरिंग साइलेंस। तो कह रहे जब साइलेंट, जब शांत रहेंगे तो उस दौरान कौन से काम को रुकना चाहिए? काम करने को, टॉकिंग को, किलिंग एंड वायलेंस को, थिंकिंग को। तो इसमें पूछा गया व्हाट ह्यूमन एक्टिविटी शुड स्टॉप, कौन से मानव गतिविधियों को रोकना चाहिए चुप्पी दौरान, चुप्पी साधने के दौरान। तो इसमें ध्यान देना, रोकने की बात कर रहा हूं। व्हाट ह्यूमन एक्टिविटी शुड स्टॉप, कौन से क्रियाकलाप को रोकना चाहिए स्टूडेंट, ध्यान देना। ऑप्शन आपके पास चारों है और चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, गलत जवाब पे आपको सीधा नीचे आ जाएंगे। तो वर्किंग होगा, काम करना, टॉकिंग, किलिंग एंड वायलेंस, थिंकिंग। तो जब आप काम करने के दौरान, जब आप चुप्पी के दौरान काम करना बंद कर देंगे, तो ऑप्शन ये, ना ये होगा ना ये, केवल आपको चुपचाप रहेंगे और सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना है। तो करेक्ट आंसर आपका ये है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, व्हाट डज साइलेंस हेल्प पीपल डू। तो कह रहा है जब हम चुप्पी साधते हैं, चुप्पी साधने से लोगों में क्या मदद मिलती है, क्या करने को मदद मिलती है। ठीक है, तो कह रहा है स्लीप, सोने में, स्केप लाइफ, जीवन से भागने के लिए, बचने के लिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद को जानने के लिए, गेन पावर, शक्ति प्राप्त करने के लिए। तो जब हम चुप रहते हैं और लोगों को करने के लिए बोलते हैं, तो उसे कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, की खुद को जानने के लिए, खुद को निरीक्षण करने के लिए। 24 घंटे में आप खुद के लिए थोड़ा समय निकालो, सोचो मैंने क्या किया, क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट हो सकता है, तो यही आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अगला आपका पॉइंट है, वाई शुड फिशरमैन नॉट हार्म वेल्स। मैं बता रहा था कि मछुआरे जो है मछलियों को आघात पहुंचा रहे हैं। तो कह रहे वाई शुड फिशरमैन नॉट हार्म वेल्स। तो कह रहे मछुआरों को, व्हेल मछलियों को आघात क्यों नहीं पहुंचाना चाहिए? फॉर प्रॉफिट, लाभ के लिए, फॉर पीस विथ नेचर, प्रकृति के और शांति के लिए, फॉर फूड, भोजन के लिए और कानून के लिए। तो ऑप्शन आपका बी क्या है? शांति, और शांति विथ नेचर, प्रकृति के साथ शांति के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी मानवता आपका ही परिचय है। तो बहुत सारी चीज स्टूडेंट जीवन में ध्यान देना, आप जितने भी बड़े पद में जाएंगे, कुछ भी करेंगे, आपकी व्यवहार, आपकी मानवता ही जीवन में क्या पहचाना जाएगा।
अगले क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द पोएट कैन मेक, कि इस कविता में कवि महोदय क्या कहना चाहता है, क्या संदेश देना चाहते हैं। तो कह रहे इंपॉर्टेंस ऑफ वार, युद्ध के महत्व को, नीड फॉर साइलेंस एंड पीस, कि चुप्पी रहना और शांत रहना, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीड, फियर फॉर डेथ। तो इसमें ध्यान देना, ऑप्शन आपका बी करेक्ट जवाब है, क्योंकि कविता में सिर्फ क्या चाहता है, कविता में सिर्फ शांति चाहता है, नीड फॉर साइलेंस एंड पीस, की कविता कवि महोदय ये चाहता है हम लोगों से कि केवल हमको शांत और, ठीक है, शांति और साइलेंस मतलब चुप और शांति की आवश्यकता है, तभी एक बेहतर भविष्य बेहतर हो पाएगा। अगला आपका पोएम में ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये थिंग ऑफ ब्यूटी, ये थिंग ऑफ ब्यूटी में बता दूं जॉन कीट्स का है। बहुत ही अच्छी कविता है, जॉन कीट्स महोदय ने इस कविता में सुंदरता की वस्तु के बारे में दिखा दिया। कविता का नाम है ये थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तु। सुंदरता के बारे में ध्यान देना, तो यहाँ पर जो मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा कहानी का, कविता में कवि महोदय ने सुंदरता का वस्तु का वर्णन इसीलिए किया है, तो कह रहा है कि ये ब्यूटीफुल थिंग्स नेवर फॉरगेटन, कि एक सुंदर वस्तु कभी भुलाया नहीं जाता। तो उसी प्रकार हम मानवों में ध्यान देना, यदि किसी व्यक्ति में कोई गुण होता है और वो गुण अगर पॉजिटिव में हो तो जीवन पर्यंत तक उसको याद रखते हैं। यदि आपके एक नेगेटिविटी से ध्यान देना, पूरे कई सालों की मेहनत पे क्या दाग लग सकती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये सुंदर वस्तु को भुलाया नहीं जाता। तो इसी प्रकार ध्यान देना, आपकी कोई भी चीज हो जो आप समाज के लिए, देश के लिए शांति प्रदान करना चाहते हैं, तो उसमें बाधा विघ्न ना हो, तो आपकी काम ही, आपके कर्म ही सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। तो कह रहे व्हाट इज द थिंग ऑफ ब्यूटी अकॉर्डिंग टू द पोएट, तो कह रहे कवि के अनुसार सुंदरता क्या है। टेम्पररी प्लीजर, क्या जो केवल कुछ समय के लिए आनंद देती है वो सुंदरता है। इटरनली इटरनली जॉय, ये वो आंतरिक रूप से जो आनंद देता है वही। पेनफुल मेमोरी, क्या कुछ यादगार, ठीक है, कुछ दर्दनाक यादगार, इल्यूजन भ्रम। तो कह रहे कि व्हाट थिंग ऑफ ब्यूटी अकॉर्डिंग, तो कवि के अनुसार जो सही जवाब है, ध्यान देना, कवि के अनुसार जो सही जवाब है इटरनली जो है, जो केवल जो खुद को शांति दे सकारात्मक रूप से, वही आपका क्या है, करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट है, बहुत अच्छी कविता है, सिलेक्टेड है, हर बार आते रहते हैं ये सारे पोएम। ध्यान देना, जब कविताएं बहुत ज़्यादा होता है 8 8 10, तब चयन करना इजी है, क्योंकि पांचों के पांच सिलेक्टेड है। डेफिनेटली ध्यान देना। What removes the pall of sadness from life? What removes the pall of sadness from life? तो कह रहा है जीवन से, ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो व्हाट रिमूव्स द पॉल ऑफ सैडनेस फ्रॉम लाइफ, के जीवन से वो कौन से दुख के क्षण वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है यहाँ पर, क्या धन धन गायब हो जाते हैं, शक्ति, ब्यूटीफुल थिंग्स, या टाइम। ध्यान देना, समय तो रहता ही नहीं है। सुंदरता की ब्यूटीफुल थिंग, सुंदर वस्तु, ये यदि आप उस चीज को समा के रख पाते हैं, बैलेंस बना के रख पाते हैं, तो सुंदरता की वस्तु या सुंदर वस्तु ये रहेंगी, वरना वो भी निकल जाएंगे। तो यहाँ रिमूव्स की बात है, यदि हम रिमूव्स की बात है तो ध्यान देना, यहाँ पर देखा जाए टाइम इसका परफेक्ट ऑप्शन है। तो व्हाट रिमूव्स द पॉल ऑफ सैडनेस प्रॉब्लम, जीवन में क्या समय ही निकल जाता है, क्योंकि कभी कहते नहीं, कभी खुशी कभी गम। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है आपका, विच नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आर मेंशन्ड एज ब्यूटीफुल, तो कह रहे कौन से प्राकृतिक ऑब्जेक्ट को इस कविता में वर्णन किया गया, उल्लेख किया गया सुंदरता के रूप में। फ्लावर्स को, ट्रीज को, या स्ट्रीम्स को, सिटीज को, मशीन्स को, बिल्डिंग को। तो ऑप्शन आपका बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, ऑप्शन आपका ये करेक्ट है। क्या फूल को, पेड़ को, स्ट्रीम्स को, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, व्हाट वाइंड्स ह्यूमन टू द अर्थ, कि इंसानों को धरती से क्या जोड़ के रखती है। क्या फियर, ड्यूटी, ब्यूटी ऑफ नेचर, या सोरो। तो ऑप्शन ध्यान देना, यहाँ कह रहा है कि व्हाट वाइंड्स ह्यूमंस, की मानव को किस चीज को धरती के जोड़ के रखती है। तो ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता ही आपको, इंसान को क्या है, जोड़ के रखती है। तो आपको ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम, की इस कविता का मुख्य सार क्या है, विषय वस्तु क्या है। ठीक है, तो कविता का जो विषय वस्तु है, डेथ, मृत्यु, हीलिंग पावर ऑफ ब्यूटी, की वस्तु सुंदरता, सुंदरता की शक्ति का खत्म होना, ह्यूमन स्ट्रगल, मानव संघर्ष, या वार, युद्ध। तो इस कविता का जो मुख्य उद्देश्य है, ध्यान देना, जो मुख्य उद्देश्य की बात कर रहा है, हीलिंग पावर ऑफ ब्यूटी, वस्तु की जो सुंदरता या वस्तु की जो शक्ति है,
ठीक है, यही कविता का क्या है, कविता का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अगला पोयम है ये चौथा, रोड साइड स्टैंड। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा। इस कविता में रॉबर्ट फर्नांडिस, सबसे पहले क्या है कविता का नाम और कवि महोदय। रोड साइड स्टैंड का मतलब होता है सड़क के किनारे बना हुआ कोई स्टैंड। स्टैंड का मतलब एक प्रकार का कोई छोटी दुकान, कहते नहीं कि अरे वहाँ टी स्टॉल, चाय की दुकान, मतलब छोटा मोटा ऐसे स्टैंड जहाँ पर कुछ लोग आके ठहरते, एक प्रकार का चौक टाइप का। वहाँ गाड़ी का रुकना, कार का रुकना, साइकिल का रुकना, एक प्रकार का स्टैंड जहाँ पर लोग प्रतीक्षा करते कि यहाँ से कुछ गाड़ी मिले, आगे हम बढ़ सके। इसकी जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता देना, ये एक अमेरिकन पोएट है। क्या है ये, एक अमेरिकन पोएट है। और ये 20वीं शताब्दी के, किसके, ये 20वीं शताब्दी के बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध क्या है, पोएट है, कवि महोदय है। इनका जो पूरा नाम है, इनका जो पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। क्या है, रॉबर्ट, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट महोदय। इनका काम हाई स्कूल में फायर एंड आइज रेस्ट ऑफ सुनो है, 11th में 12th में BA MA में बहुत इनका प्रयोग है, बहुत ही इनका काम है। तो कहानी में ध्यान देना, थोड़ा सा हम बात करेंगे यहाँ पर नॉर्थ और एस की हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस कविता में ये दिखाया गया किस प्रकार जो लोग अपनी एक दिशा से आकर के वहाँ ठहरते फिर निकल जाते। कुल मिला के इस कविता में कवि महोदय यहाँ पर एक स्टैंड की बात किया है। ये भी एक चौराहा है कि यहाँ पर एक ऐसे रोड है, फिर यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पर जो जगह है, यहाँ पर कुछ लोग अपना झुग्गी झोपड़ी डाल के बैठे हैं, और एक ऐसी दुकान डाल के बैठे कि जहाँ पर एक दुकान ऐसा है कि वहाँ पर क्या है, जंगली बेर है, कद्दू है, टेढ़े मेढ़े गर्दनों वाले जो सब्जी है, ठीक है, वहाँ पेट्रोल है, इस टाइप का लगा रखे कि थोड़ा बहुत उससे आमदनी हो। और ध्यान देना उसकी झोपड़ी जो है, छज्जे जो छत था वो झोपड़ी का बना हुआ था। कुल मिला के वहाँ लोग इसलिए दुकान लगा के बैठे थे कि उनसे जो भी लोग आए, चाहे वो शहरी लोग आए या कोई भी लोग आए, वहाँ पर रुके और उनसे कुछ सामान खरीदे। परंतु इस कविता में ऐसा नहीं होता है। शहरी लोग आते हैं, आ करके वहाँ पर से लोगों से कीमत पूछते दुकान से, और इनको लगता है कि सामान खरीदेंगे, परंतु ये सारा के सारा क्या है, असफल हो गया था। शहरी लोग आते हैं, केवल कीमत पूछते। तो कवि महोदय ने इस कविता में शहरी लोगों को सेल्फिश कार्स बताया, क्योंकि वो लोग कार में आते हैं और कार ला करके उसके अगल बगल जो घास था, उस घास जो सीधे खड़े थे उस पर टायर चढ़ा करके उस घास को मार के चले जाते थे। तो ये शहरी लोगों को क्या है, सेल्फिश कहा गया है। इनको इनकी गरीबी का एहसास नहीं है। तो ये जो दुकान लगाए हुए बैठे थे यहाँ पर, ये बहुत एक उम्मीद करके कि इनके सामान की बिक्री हो, इनसे अपना घर परिवार चला सके। तो वही है, तो कह रहा व्हाट डज द रोड साइड स्टैंड सिंबलाइज। तो कह रहा है कि सड़क के किनारे बना हुआ जो स्टैंड है वो क्या इस कविता में क्या प्रतीकात्मक होता है। तो कह रहा है बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस बढ़ाने के लिए, रूरल पॉवर्टी, ग्रामीण गरीबी के लिए, शहरी लाइफ एंड नेचर। तो सिंबल जो दिखाया गया इस कविता में, ध्यान देना, ग्रामीण की गरीबी को दिखाया गया। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, बहुत ही कहानी, बहुत ही जबरदस्त कविता है ये। तो कह रहा व्हाट डू पुअर विलेजर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम सिटी पीपल। तो कह रहा है कि गांव वाले शहरी लोगों से क्या उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है सिंपैथी ओनली, केवल सहानुभूति, या रियल हेल्प, वास्तविक मदद और पैसा, प्रेस, प्रशंसा, एडवाइस। तो ना सिंपैथी की आवश्यकता, ना प्रशंसा की, ना सलाह की। वो चाहते हैं कि कुछ पैसे की मदद हो जाए और वास्तविक मदद, जिससे अपनी परिवार चल सके। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बता दिया है। तो ध्यान देना, किसी को ऐसे मदद कीजिए ताकि उसका परिवार चल सके, उसका जीवन खुश रहे, और उनकी आपकी दुआ से, वो जो दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे, आपके कहीं ना कहीं नेक काम में लग जाएंगे। स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए, वाई डू सिटी पीपल स्टॉप नियर द स्टैंड। कि शहरी लोग, जो शहरी लोग हैं, जो शहरी लोग हैं, शहरी लोग सड़क के किनारे क्यों रुकते हैं। टू हेल्प विलेजर्स, गाँव वाले की मदद करने के लिए। टू वाई गुड्स, वस्तुओं को खरीदने के लिए। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा के लिए, या टू कंप्लेन, शिकायत के लिए। तो रुकने का ध्यान देना, तो वो लोग ना ही वहाँ पर कुछ खरीदते हैं और ना ही मदद करते हैं। केवल क्या करते हैं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, केवल अपनी जिज्ञासा के लिए वहाँ कुछ टाइम के लिए रुकते हैं, बाकी खरीदते नहीं है। जैसे कभी कभी देखा जाता है वहाँ पर म- कोई अच्छा मोबाइल है, चलो हम गए, मोल भाव करके आए, और दुकानदार को लगेगा खरीदेगा, परंतु ऐसा नहीं है। कोई अच्छा सामान देख लिया, चाउमीन मोमो के, वहाँ खड़े हो गए, मोल भाव करके चले आए।
तो इस प्रकार की चीज़ों को नहीं करना है, ये गलत इफेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट हर्ट्स द विलेजर्स द मोस्ट। तो कह रहा है गांव वालों की कौन सी चीज़, गांव वालों को कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा जो हर्ट किया है, मतलब उसको आघात पहुंचाया है, नॉइस शोरगुल से, या गलत वादे से, या लंबी यात्रा से, या मौसम से। तो कह रहा है व्हाट हर्ट्स द विलेजर्स द मोस्ट, कौन सी चीज़ को। तो कह रहा है कि फॉल्स प्रॉमिस। फॉल्स प्रॉमिस का मतलब होता है कि जब वो लोग कुछ खरीदने के लिए, मतलब जब पूछते, कीमत पूछते, तो उनको उसमें उम्मीद लगा, उनमें लगा कि हाँ ये लोग खरीद पूछ रहे हैं, इसका मतलब खरीदेंगे, तो एक प्रकार का प्रॉमिस टाइप का लगा, परंतु ऐसा नहीं होता उसमें। अगला आपका पॉइंट है, तो कहानी में स्टूडेंट ध्यान देना, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझना पड़ेगा। और ये चैनल का उद्देश्य है कि आप लोगों को सही एजुकेशन मिले, और कोई भी चीज़ हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तैयारी ऐसा कीजिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे ना। अब शोर का मतलब ये नहीं कि डीजे लगवा दिया, म्यूजिक चला दिया ना। हाँ, म्यूजिक की बात किया तो मैं म्यूजिक का काफ़ी मैं शौकीन स्टूडेंट्स, आई लव म्यूजिक। तो विलियम शेक्सपियर महोदय ने कहा है कि म्यूजिक इज़ द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन, परंतु हमेशा नहीं, काम के समय काम, म्यूजिक सुनने का म्यूजिक। ठीक है, हर चीज़ का एक समय होता है पॉजिटिव, उसको हमको देखना पड़ेगा। हम्म। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट थीम इज हाईलाइटेड इन द पोयम, कि इस कविता में कौन से विषय वस्तु का उजागर किया है, क्या है, कौन से विषय वस्तु का उजागर स्टूडेंट किया है, इसको दिखाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब विषय वस्तु की बात जब पूछा जाए स्टूडेंट, तो ध्यान देना, तो कह रहा है कि व्हाट थीम इज हाईलाइटेड इन द पोयम, कि कौन से विषय वस्तु सार। तो कह रहा है ये प्रकृति के बारे में है, सामाजिक असमानता के बारे में है, लव के बारे में, देशभक्ति के बारे में। तो प्रकृति यहाँ पर क्या, सामाजिक इनक्वलिटी, माने सामाजिक असमानता के बारे में। यहाँ पर शहरी और गरीबी लोगों के बारे में, गांव के लोगों के बारे में वर्णन किया है कवि महोदय ने। ठीक है, दिस पोएम इज टोटली बेस्ड ऑन द पॉवर्टी ऑफ द विलेजर्स। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अगला जो आपका पॉइंट है स्टूडेंट्स, जस्ट वेट, ये इस पोएम 4 का अंतिम क्वेश्चन था। अब जो है, अब ये अंतिम पोएम है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा इसको मैं बता दूं कहानी में। इस कहानी में ध्यान देना, आंट जेनिफर्स टाइगर, चाची जेनिफर की बाघ, चाची जेनिफर की बाघ। तो चाची जेनिफर क्या है, तो जेनिफर ध्यान देना, जेनिफर नाम की चाची है, एड्रिन रिच ये क्या है, कवि है। तो इस कहानी में ध्यान देना, इस कहानी में कवि महोदय ने एक चीज दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है, मैरिड लाइफ। क्या दिखाया गया है, मैरिड लाइफ, मतलब वैवाहिक जीवन को दिखाया गया। इसमें ध्यान देना, ग्रैंड फादर, उसके बाद ग्रैंड मदर ना। तो कुल मिला के ये एक प्रकार का क्या, फैमिली स्टोरी है, और फैमिली स्टोरी के साथ साथ एक ट्रस्ट है, भरोसा, बंधन की बात है। तो इस कहानी में ये दिखाया गया कि अभी कवि महोदय ने, कि किस प्रकार चाचा जेनिफर के हाथ में कलाई में चाचा का शादी का जो धागा बंधा हुआ, लाल धागा, उसके बाद जो एक कढ़ाई करके जो बाग बुन रही थी, ये रियल बाग से मतलब है कि जब सलाखे, जब कपड़ों में वो डाल करके इनका हाथ काफी स्टिक चल रहा था, मतलब वो एक शक्ति, एक उम्मीद था, ये सब दिखाया गया कविता में। तो कह रहा है जिस प्रकार बाघ जो है ऊपर पेड़ में रहते हैं, आप पेड़ों की बात कर रहे हैं, ध्यान देना कि कोई बाघ अगर पेड़ों में चढ़ गया तो नीचे जो व्यक्ति, मतलब यहाँ पर चाचा की बाघ की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि पेड़ में यदि कोई बाघ लटके हुई है तो नीचे नीचे चाचा खड़े हुए तो बाघ उसको कुछ नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर पूरा ध्यान देना, एक सिलाई को दिखाया गया है, सिलाई को, कि जैसे बनाते नहीं कि एक जैसे पुराने जमाने में धागा उसमें सुई डाल के करते थे,
तो ऐसे कुछ दिखाया कि चाची जो है जेनिफर अपने उस हाथी के सलाई को से क्या वो कुछ बुन रही थी। तो जब बुन रही थी तो उनकी उंगलियां कमजोर, ये सारा चीज दिखा रहा था, मतलब अब भी दिखा रहे थे कि चाची के हाथ में अपने शादी का वैवाहिक बंधन का अभी भी वो निशान जो प्रतीक के रूप में बंधा हुआ है। तो कुल मिला के दिस पोएम इज बेस्ड ऑन मैरिड लाइफ, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर एंड फैमिली। ठीक है, फैमिली पर निर्भर कहानी है ये। तो कह रहा है व्हाट डू आंट जेनिफर टाइगर्स रिप्रेजेंट, कि चाची जेनिफर की बाघ जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अपने को प्रस्तुत करते हैं। फियर को, स्ट्रेंथ को, फ्रीडम को, वीकनेस और सैडनेस। कहानी में ध्यान देना ये बी है, क्यों? क्योंकि ना भय की बात कर रहे हैं ना कमजोरी, ना, क्योंकि जिस प्रकार बाघ स्वतंत्र रूप होकर के इधर उधर टहलते हैं, ना कमजोर फील करते हैं अपने आप को, आज़ादी रूप से घूमते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ये पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंट जेनिफर टाइगर्स का है। व्हाई इज आंट जेनिफर नर्वस इन लाइफ, कि चाची जेनिफर अपने जीवन में नर्वस क्यों थी? तो कह रहा है फियर ऑफ सोसाइटी, समाज की भय से, फियर ऑफ एनिमल्स, पशुओं के डर से, फियर ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड के डर से, या फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की भय से। तो ध्यान देना, अब बात होता है यहाँ पर फियर ऑफ सोसाइटी। यदि हम बात करें तो ये सही होगा, फियर ऑफ एनिमल्स। तो फियर ऑफ सोसाइटी का मतलब ध्यान देना, जिस प्रकार प्रत्येक समाज में, प्रत्येक धर्म में, हर एक परिवार का, हर एक समाज का संस्कार धर्म होता है, तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो माना जाएगा फियर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का डर का मतलब है कि अपने वैवाहिक चाचा या कोई भी ना होती अपने वैवाहिक जीवन को निभा रही थी। बाकी इसके अलावा यदि आप लेते तो फियर ऑफ एनिमल्स भी ठीक है, फियर ऑफ हस्बैंड तो खैर होगा नहीं ना। नेक्स्ट है व्हाट डज द बेडिंग रिंग सिंबलाइज, तो कह रहा है वैवाहिक जीवन का जो अंगूठी होता है वो क्या प्रतीकात्मक होता है, क्या होता है उस रिंग से, क्या प्रतीकात्मक होता है? तो वो एक कपल, एक मैरिड वैवाहिक जीवन के, एक परिवार के हस्बैंड वाइफ के संबंध को दर्शाता है। तो कह रहा है यहाँ पर लव को दर्शाता, वेल्थ को, वर्डन एंड ऑपरेशन को, हैप्पीनेस को। ध्यान देना। तो कह रहा है वैवाहिक वेडिंग रिंग जो विवाह की जो अंगूठी होती है ये दर्शाती है, वो प्रेम का भी दर्शाते हैं, वेल्थ का भी दर्शा सकते हैं, हैप्पीनेस का। वट कह रहा है वर्डन एंड ऑपरेशन, इस कहानी में यदि हम उल्टा करेंगे तो ऑप्शन सी बी हो, सी कि बोझ और अत्याचार, परंतु ये गलत होगा कहना। ऑप्शन ये देखा जाए तो ऑप्शन ठीक है, हैप्पीनेस या लव का ही यहाँ पर प्रतीक माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है ये, बहुत ही हम नज़दीक है पोएम सेशन के। तो ये छोटा सेशन है आपके पोएम का। तो कह रहा हाउ आर द टाइगर्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, कि इस कविता में बाघ को किस प्रकार वर्णन किया गया है? कमजोर और टायर्ड को कमजोर और थका हुआ, स्ट्रांग एंड फियरलेस कि मजबूत और निडर, लेजी आलसी फ्राइटेंड बगर नहीं। तो ऑप्शन इसमें हो ही नहीं, क्योंकि बाघ का काम ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बाघ को दिखाया गया किसके रूप में? ध्यान देना। तो स्ट्रांग एंड फियरलेस, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी गलत जवाब है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम, हम बहुत ही नजदीक हैं हम। तो कह रहा है इस कविता का केंद्रीय विषय वस्तु क्या है? तो कह रहा है कला है, वुमन ऑपरेशन महिला अत्याचार है, नेचर प्रकृति है, चाइल्डहुड बचपन है। तो इसका जो थीम है, इसका जो थीम यदि हम देखा जाए इस कविता का, तो कला तो खैर कहना उतना उचित नहीं होगा। वुमेन ऑपरेशन ये थोड़ा सा इसको हम लेंगे, महिला अत्याचार, क्योंकि हर धर्म में, हर जाति में, हर परिवार में समानता नहीं होता, कुछ कुछ परिवार में अपवाद होते हैं। जब बात अपवाद की होती है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ कुरीतियों को जन्म देती है। तो यहाँ पर जो थीम है, यहाँ पर महिला के बारे में दिखाया गया है कि किस प्रकार एक महिला एक परिवार के लिए एकमात्र वो रीढ़ की हड्डी होती है जो पूरे परिवार को क्या संभाल के रखती है। तो उस दृष्टिकोण से यहाँ पर क्या है, वुमन ऑपरेशन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स कविता को सारा सारा इम्पोर्टेंट है जो सारा करा दिया है, और बाकी कविता को दोबारा शुरू से देखिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा कमेंट दीजिए, आप कमेंट जितना करेंगे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, बहुत सारा चीज़ होगा और मुझे एनर्जी मिलेंगी अगले वीडियो के लिए। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रहा होगा। उसके बाद इस सेशन के बाद हम चलेंगे सीधा ग्रामर में, उसके बाद राइटिंग स्किल में। तो तैयारी कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, कोई डाउट हो तो मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मुझसे पूछने का मतलब है कि आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। बाकी गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।